आज हमारी नून ने हमारे साथ किया, पीपल्स पार्टी ने किया, फिर भी हम उसके बाद भी इनको सपोर्ट करते रहे। पीटीआई ने वैसा कुछ भी किया आपके साथ, फिर भी आपने उनका साथ छोड़ दिया एंड मौके पे। आपसे कई गुना छोटी, जो आपसे कई साल बाद पैदा हुई और उस जमात ने कुछ ही अरसे में अवामी मकबूलियत हासिल करके अपना वजीर आजम बनवा लिया। इससे फिर हम क्या दोबारा ये समझ पाएं कि एमकेएम में वो सलाहियत नहीं है? देखिए, ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। आज हमारी पॉडकास्ट में शामिल है एक ऐसा सियासी कारकुन जो कि कराची की पैदाइश है। कराची से ही तालीमी सफ़र, कराची से ही सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया और बाद अज़ां वज़ारत और वज़ारतों के मज़े भी लूटे। इस शख्स का नाम है वसीम अख्तर। आइए इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू पॉडकास्ट एट 5। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। सर, क्या आजकल सियासी मसरूफियात हैं, वो वसीम अख्तर कहाँ है जो कि हर मौजू पे, हर मसले पे, हर इशू पे बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहा होता था? आज वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मज़े तो क्या लूटे, जेलें काटी हैं। आपने अपने इंट्रो में जो मज़े लूटने की बात की उसका जवाब दे दूं पहले। जेलें काटी हैं, टॉर्चर बर्दाश्त किए हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देखी है कैसी होती है, और केसों के अंबार को भुगता है। तो मज़े अगर आप इनको कहते हैं लूटना तो आपकी मर्ज़ी। मैं इधर ही हूँ, कराची में हूँ और आपके सामने बैठा हूँ। वसीम भाई, कल ग़ालिबन आपकी गवर्नर सिंध कामरान टिसरू साहब से मुलाकात हुई। वो मुलाकात किस कैपेसिटी में थी? क्या आप अपनी जमात के नुमाइंदे के तौर पे मिले या बतौर कराची आइट मिले, और क्या डिस्कशंस हुए? देखिए, कराची आइट नहीं, मैं एक्स मेयर हूँ कराची का। कराची के लोगों ने मुझे जेल से इलेक्ट किया है, कोई मजाक बात नहीं है। और एमक्यूएम में हूँ। एमक्यूएम मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है छोड़ने की। आज भी एमक्यूएम में हूँ और अल्लाह का शुक्र है, जब से ज्वाइन की है, जब से इसी जमात में हूँ, 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ी, समझे। साल 6 महीने के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ी। चाहे अच्छा दौर हो या चाहे ख़राब दौर, हमेशा एमक्यूएम के साथ और एक्टिव रहा हूँ हमेशा। कभी भी इधर उधर नहीं गया कि किसी और मुल्क निकल गया या कहीं गया तो हाइडिंग में, वो भी कराची में ही गया हूँ घर में। तो मौजूद हूँ बिल्कुल। और गवर्नर साहब से मेहरबानी है, गवर्नर साहब की, अपने जो उनका बिजी स्केड्यूल है उसमें उन्होंने मेरी बात सुनी। क्या आपने उन जाहिर है वो क्या डिस्कशंस हुए? वफाक के नुमाइंदे हैं, वो गवर्नर हैं सिंध के। तो एक ऐसा मैं समझता हूँ ऐसी खबर मेरे सामने आई कि अल्लाह अल्लाह करके कुछ पैसे वफाक से कराची के लिए और हैदराबाद के लिए आए हुए थे, आ गए थे, काम शुरू होने जा रहा था, उसको सिंध गवर्नमेंट ने रोक दिया। समझ से बाहर है ये बात। हालांकि मेयर साहब खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि गवर्नर साहब अगर 20 अरब रुपए या 10 अरब रुपए ले आएँ तो कराची में काम शुरू किया जा सकता है। तो अब आ गए पैसे, कुछ तकरीबन 24 अरब रुपये आपके हाथ में है। कराची हैदराबाद में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो सकती है, बेहतरी आ सकती है, डेवलपमेंट को भी छोड़ दें आप, और उसको भी आप रोक दो तो कंसर्न तो होगा। तो मेरा कंसर्न तो जाहिर है, फिर मुझे वफाक के नुमाइंदे नज़र आए, अपना गवर्नर साहब, उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और प्रेसिडेंट से बात करें। प्रेसिडेंट साहब एक पार्टी को लीड भी करते हैं, और उन्होंने अप्रूवल भी दी है इस पैसे की। उसके बाद फिर इस किस्म की चीज़ें होना, तो ये तो कराची के साथ फिर ज़्यादती नहीं है। ज़्यादती तो खैर हो ही रही है, उस पे और ज़ख्मों पे नमक छिड़कना नहीं है ये। तो इसलिए मैं गवर्नर साहब के पास गया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अपने ऑफिस का वो इस्तेमाल करें और ये जो भी हर्डल्स हैं इनको ख़त्म कराएं जल्द से जल्द, ताकि कराची में कुछ नज़र आए कि कुछ काम हो रहा है। वसीम भाई, आपने जिक्र किया कि विफाक से मदद आई है और इस हवाले से कराची को बेहतर किया जा सकता है।
जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और अब गालिबन मेयर थे, उस वक़्त भी कराची पैकेज का बड़ा धूम-धाम से ऐलान हुआ था, गालिबन हज़ारों अरब रुपए का ज़िक्र हुआ। वो पैसे कहाँ गए? क्या वो भी मिल सके या ये जो अब पैसे आए हैं, ये भी ऐसे ही ठिकाने लग जाएँगे और मंज़र-ए-आम पे कुछ नज़र नहीं आएगा? नहीं, वो पैसे नहीं मिले। जब मैं मेयर था तो मैंने जब नून पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी मियां नवाज शरीफ साहब से। उन्होंने कुछ पैसे रिलीज़ किए थे कराची फायर ब्रिगेड के लिए, और कराची की दो सड़कें थीं, एक मंगोपीर रोड और एक निश्तर रोड। उनको हमने बनाया था, और मंगोपीर रोड के साथ साथ एक बड़ी पाइपलाइन भी वाटर बोर्ड के हवाले से डाली थी हमने। वसीम भाई, 1100 अरब तो का पैकेज में से सिर्फ़ नहीं, वो मैं आता हूँ उस बात पे। जो जो आए थे पैसे उनका ज़िक्र कर रहा हूँ, मगर जो आप इशारा कर रहे हैं वहाँ से कोई पैसा नहीं आया था। पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी, वहाँ से वादे तो हुए थे, मगर कराची के लिए कोई पैकेज नहीं मिला था। और आप लोगों को उनसे बड़ी उम्मीद भी थी, वो आपको नफीस लोग भी कहा करते थे और आप भी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे जब वो कराची तशरीफ़ लाए। तो यानी कि वो वक़्त जो आपने गुज़ारा उनकी सपोर्ट में, वो महज़ वक़्त का ज़िया था? कराची के लोग, इस सूबे की आवाम, बिलख़ुसूस शहरी इलाकों के लोग जो आप पे तकिया किए बैठे थे, क्या ये फिर उनकी गलती थी? उन्हीं की नहीं, जितनी भी सियासी जमातें इक़्तिदार में आई हैं, और ज़्यादातर जमातों को हम ही लेके आए हैं इक़्तिदार में। जिसका ज़िक्र आप कर रहे हो उसको भी 7 वोट एमकेएम ने डाले थे, तो जाके वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और फिर वो 7 वोट हटाए तो फिर वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे, और जब नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए, शहबाज शरीफ साहब, उनको भी 7 वोट एमकेएम ने डाले थे। मगर अफसोस कि जिन जिन को एमकेएम ने सपोर्ट की इस ओहदे के लिए, ओहदे पे आने के बाद कराची पे किसी ने भी नज़र करम नहीं की। कोई भी कराची आके रहा नहीं है कि कराची के इश्यूज़ को मैं इन लेटर इन स्पिरिट रिज़ॉल्व करूँ। वादे तो सब ने किए, सिर्फ एक जमात ने नहीं। पीपल्स पार्टी ने भी कई वादे किए, पीएमएलएन ने भी कई वादे किए, पीटीआई ने भी वादे किए, मगर किसी ने भी उन वादों को पूरा नहीं किया। वसीम भाई, एमक्यूएम वो जमात है जो कि गुज़िश्ता 40 सालों से शहर के लोगों की नुमाइंदा जमात कहलाती है। इस जमात के अंदर आप जैसे वो लोग शामिल हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ लोगों का ट्रस्ट भी आपके साथ मौजूद होता है। मगर फिर इसकी क्या वजह है कि हर दफ़ा आपके साथ हाथ हो जाता है? कभी आप लोग कहते हैं कि 18 साल से पीपल्स पार्टी हमारे साथ हाथ कर रही है, कभी आप कहते हैं इमरान खान ने वादा वफ़ा नहीं किया, कभी आप तहरीर-ए-मुआहिदा करते हैं नून के साथ, उसमें आपके साथ तकाज़े पूरे नहीं होते। क्या आप लोग वाक़ई में इतने मासूम हैं या आप अभी तक सियासी तौर पे पुख्ता नहीं हो सके, सियासी तौर पे बालिग नहीं हो सके, जिसका ख़मियाज़ा इस शहर की आवाम बिलख़ुसूस शहरी इलाकों के लोग भुगत रहे हैं? देखिए, हम कभी भी जिसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर के साथ किसी ओहदे पे आना, एमकेएम नहीं आई है। एमकेएम का कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है डायरेक्टली, ठीक है ना? ये जो काम होते हैं ये या तो आप का चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तो ये काम इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? हमारे साथ हर जमात ने वादे किए और हमने उनको इश्यूज़ भी बताए कराची के, जेन्युइन जो इश्यूज़ होते हैं, कि ये किस तरह से रिज़ॉल्व हो सकते हैं, मगर इक़्तिदार में आने के बाद किसी जमात ने कराची के इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं किए। इसमें एमकेएम की कहाँ है गलती? हमने कराची के लिए पीएमएलएन से पैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, उसके बाद जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, उससे कई एग्रीमेंट किए, जब पीटीआई इक़्तिदार में आई तो उससे एग्रीमेंट किए, मगर रिज़ॉल्व तो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, सूबाई हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना है। किसी ने भी नहीं किया। कराची का हाल देख लें, बल्कि अब तो पूरे सिंध का हाल देख लें आप कि हाल क्या है पूरे सिंध का। तो इसमें एमकेएम की कोई गलती नहीं है। एमकेएम के पास जो ऑप्शंस थे उन्हीं पे जाएगी एमकेएम। इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ते हैं आप जीतने के लिए, जीतने के बाद कोशिश की जाती है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डेवलपमेंट कराई जाए, जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। जब उसकी नौबत नहीं आने देते ये, जब भी तो ये हाल है इस शहर का। और अफसोस कि ये वो शहर जो पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे सिंध को 90% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उसका ये हाल किया हुआ इन्होंने। तो अल्लाह इन पे रहम करे कि कहाँ लेके जाएंगे ये इस शहर को और इस सूबे को। वसीम भाई, 2016 के बाद
जिस एमक्यूएम ने जन्म लिया, यानी कि इसको कहा जाए कि रीबॉर्न हुई, उसके साथ पी यानी कि पाकिस्तान का लायका लगा हुआ था। वो पाकिस्तान का लायका बकौल आपके इस जमात को, इस मुल्क को और इस मुल्क के वासियों को इम्पावर करने के लिए था। मगर हम ऐसा देखते हैं कि मुल्क तो बेशक मजबूत हो गया, मुल्क के वासी अभी तक कमज़ोर हैं। बिलखुसूस आप लोग जो कि वही सीटें लेके बैठे हैं कौमी असेंबली की, जो कि किसी अरूज के ज़वाल के टाइम में आपके पास हुआ करती थी, मगर उसके बावजूद अवामी एतमाद का आप पे फुकदान नज़र आता है। लोगों का वो ट्रस्ट आपके साथ नज़र नहीं आता। लोग क्या बात है, इस बात से नाराज़ नज़र आते हैं या आप समझते हैं कि इसमें आप ही की कोई सियासी कमज़ोरी है? जो सियासत इस वक्त मैं और आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में, जो डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं नहीं समझता कि अवाम जो है वो किसी भी जमात के साथ खुश है। सारी जमातों ने अवाम को बिट्रे किया है, अवाम के साथ दगा किया है, चाहे वो कोई भी सूबा हो। आप मुल्क की बात कर रहे हैं, हम तो कन्फाइन हैं कराची, हैदराबाद या कुछ एरियाज इंटीरियर सिंध के, नवाबशाह, सखर, मीरपुर खास। मगर पूरे मुल्क को अगर आप देखें, जो कि 3-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुख्तलिफ दोनों बड़ी जमातों के, एक पीटीआई का, इन्होंने क्या डिलीवरी की? वाई ओनली एमक्यूएम? एमक्यूएम तो रिसीविंग एंड पे है। एमक्यूएम तो वोट डाल देती है और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और इस लालच में डालती है कि कराची के, इंटीरियर सिंध के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हों। मगर अफसोस कि कोई भी रिजॉल्व नहीं करता। इसमें आप एमक्यूएम की गलती बता दें कि हम हर बार हमने बेहतरी के लिए, इस अपने वोटर्स की बेहतरी के लिए, अपने सपोर्टर्स की बेहतरी के लिए जो वोट डालते हैं उनके लिए, पूरे सिंध में जहाँ जहाँ हमारे नुमाइंदे हैं, हमने उनकी बेहतरी के लिए, उन इलाकों की बेहतरी के लिए वोट डाला है। हमारी नीयत आपके सामने है। हमने एग्रीमेंट किया है अवाम के सामने, मीडिया के सामने, इन सारी सियासी जमातों को बिठाकर एग्रीमेंट किया है इस्लामाबाद में। अगर आपको याद हो, जब इमरान खान साहब से नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो सारी सियासी जमातें थी ना इस्लामाबाद में हमारे प्लेटफॉर्म पे, और सबने साइन किया था, सारी सियासी जमातों के लीडरों ने, कि हम ये कराची के इश्यूज रिजॉल्व करेंगे, जिस वजह से एमक्यूएम हमें सपोर्ट कर रही है। मगर उसके बाद हुआ क्या? तो आप मुझसे सवाल नहीं बनता, ये सवाल उनसे बनता है जो इक़्तिदार में आते हैं हमारे वोटों से और वादे करके आते हैं, मगर अफसोस कि कोई भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। वसीम भाई, बतौर मेयर आप बड़े एक्टिव रहे, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और जाते जाते एक कागज़ों का पलंदा भी फाड़ के चले गए। मगर आपने अमली तौर पे शहर में वो क्या इकदामात सर अंजाम दिए जिस पे आप फ़ख्र कर सकें अपनी जमात और अपने उन कारनामों पे जो आपने शहर के लिए सर अंजाम देने की कोशिश की हो? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एमक्यूएम का नुमाइंदा कराची के लोगों ने जेल से इलेक्ट करवाया। जेल में रहते हुए कराची के लोगों ने एतमाद किया एमक्यूएम पे, और एमक्यूएम का नुमाइंदा एज अ मेयर लेके आए। ठीक है, हालांकि मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके बावजूद मैंने अपनी पूरी मेयरशिप में पूरी कोशिश की कि जो मसाइल हैं उनका हल तलाश किया जाए, उनका हल निकाला जाए। आप मेरे ख्याल में मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर उस वक्त पूरे मुल्क में किसी मेयर को कोई जानता था तो वो वसीम अख्तर ही था मेरे ख्याल से। अगर कराची का मेयर की बात आती थी तो लोग नाम लेके बताते थे कि हाँ ये वो है, मगर बाकी लाहौर के भी मेयर थे, फैसलाबाद के भी थे, और इलाकों के भी मेयर थे केपीके में, किसी को किसी का नहीं पता था। उसकी वजूहात है। मैं आवाज़ बुलंद कर रहा था, मैं एक वो आवाज़ बुलंद कर रहा था जिससे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको मजबूत करने की बात करता था। मैं आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट करने की बात करता था इन लेटर इन स्पिरिट, जो कि अफसोस के नहीं की गई। पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा तो उठा लिया 18वीं अमेंडमेंट से, और हमारी जो नीयत थी वो ये थी कि हम 18 अमेंडमेंट को सपोर्ट करते हैं ताकि जो पावर्स हैं वो फेडरल से सूबे में आए और सूबे से नीचे जाएं, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मजबूत हो। मैंने ये मुकदमा अपनी पार्टी के साथ सुप्रीम कोर्ट से लड़ा कि इम्प्लीमेंटेशन हो आर्टिकल 140A की, और वो
फैसला मैं लेके आया। एमकेएम के कैप में एक ये फेदर है कि एमकेएम की वजह से आर्टिकल 140A के ऑर्डर्स मिले इम्प्लीमेंटेशन के फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, मगर अफसोस कि आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। ये मेरी और मेरी पार्टी की जीत है। उसके अलावा जो काम कर सकता था, 8 करोड़ का शॉर्टफॉल होता था हर महीने केएमसी में तनख्वाहों का, वो पूरे करने में टाइम निकल जाता था। बड़ी मुश्किल से तनख्वाहें दी जाती थी, पेंशन आज तक नहीं दी गई हैं। ठीक है, पार्क्स बेहतरीन किए मैंने, सारे केएमसी के जो पार्क्स थे। बाग इब्न कासिम फिर से रिवाइव किया, आज हाल देख लें बाग इब्न कासिम का। किडनी हिल रिवाइव किया, इंक्रोचमेंट रिमूव की। फिर हॉल रिवाइव किया। उसके बाद एम्प्रेस मार्केट से सारी इंक्रोचमेंट सुप्रीम कोर्ट के कहने पे रिमूव की, एक लश ग्रीन लॉन दिया वहाँ। और बहुत से एरिया से कराची के जो इंक्रोचमेंट थी वो रिमूव की। टाउन्स में पार्क्स दिए, बड़े अच्छे अच्छे पार्क्स दिए हैं, आज वो खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, इंक्लूडिंग बाग इब्न कासिम। उसके अलावा किडनी हिल की इंक्रोचमेंट रिमूव करके किडनी हिल बनाया। और बहुत सारी ऐसी जो सड़कें हैं जो टाउन्स में आती हैं, हमारे जो टाउन्स के जो चेयरमैन थे उन्होंने बहुत काम किए हैं अपने अपने इलाकों में, मगर उसको मेंटेन नहीं कर सके। आज जो मेयर साहब हैं, जैसे भी आए हैं वो सब जानते हैं कैसे आए हैं वो। हालांकि उनके पास सारे महकमे, सिंध गवर्नमेंट सारी उनके पास है, मगर अफसोस के जो हमने बनाया था उसको भी उजाड़ दिया। आज कराची की शक्ल तो देखें आप, कोई एक सड़क तो बता दें जिस पे चला जा सकता हो, साइकिल चल सकती हो, मोटरसाइकिल चल सकती हो, गाड़ी चल सकती हो, आदमी पैदल चल सकता हो, कोई एक सड़क बता दें। ये हाल है, और सिर्फ कराची नहीं, पूरा सिंध वही फेस दिखा रहा है, वही फेस नजर आ रहा है। जो लाड़काना, जो सेवन, जो दादू, मीरपुर खास, सखर, आप हाल तो देखें अंदर जाके। कराची का रोना तो हम रो रहे हैं, मगर पूरे सिंध का हाल देखें, किधर ले गए। ये 17 सालों से ये इक़्तिदार में हैं, इन्होंने किया क्या है। और फिर उसके बाद इतना बड़े बड़े क्लेम्स करना कि हमने सबसे पूरे मुल्क में सबसे बेहतर अस्पताल हमारे यहाँ है। आप सिविल हॉस्पिटल के बाहर तो जाके खड़े हों थोड़ी देर के लिए, जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर तो जाके खड़े हों थोड़ी देर के लिए, आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ, कौन से हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, गरीबों का क्या हाल है। लोग मुश्किल में, ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़कें हैं, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना लॉ एंड ऑर्डर है। रोज आप देख रहे हैं कि सेल स्नैचिंग हो रही है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग हो रही है, किडनैपिंग हो रही है। मतलब कोई एक एरिया तो दिखा दे जिसमें आदमी को सुकून मिल जाए कि चलो ओके ये एरिया ठीक है। कोई एक एरिया। ट्रांसपोर्ट का हाल देख लें आप, बाइक्स कितनी हो गई हैं कराची में, 60 लाख से ज्यादा तो मैं समझता हूँ बाइक्स हैं कराची में। आपने क्या हाल किया एजुकेटेड तबके का यार, तबाह करके रख दिया। इस वक्त एक बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है नए सूबों की। हालांकि सरकारी सतह से किसी भी फोरम से इस हवाले से ना तो कोई ऐलान हुआ है, ना ही कोई ऐसी बात की गई है, लेकिन बड़ा चर्चा है, बड़ा शोर है और बड़े डिस्कशंस हो रहे हैं। आप लोग भी उन लोगों में शामिल थे कि जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंतजामी यूनिट्स बनाने की बात की। अब आपको क्या लगता है कि उसमें इस शहर, इस सूबे के लोगों के लिए भी कोई इंतजामी यूनिट बन जाएगा, या ये बात भी महज आई गई हवा हो जाएगी? देखिए, पास्ट में जब भी इस किस्म की बात उठी है तो वो रद्द कर दी गई, और फिर जाहिर है वो आइन के अंदर जो प्रोसीजर है वो इतना डिफ़िकल्ट है कि वो हो नहीं सकता। 2/3 मेजॉरिटी फ्रॉम द प्रोविंस, 2/3 मेजॉरिटी नेशनल में, फिर सेनेट में, तो लोग हिम्मत हार जाते हैं। आवाज़ उठाने वाला भी बैठ जाता है कि कैसे हो सकता है, बहुत मुश्किल काम है। ये सियासतदानों ने प्लान करके वो शिक डाली आइन के अंदर कि ये हो ही ना सके। आज पास्ट का ये था कि आइन में आपने ऐसी शिक डाल दी। आज 78 ईयर्स हो गए हैं इस मुल्क को। जो जमातें, सियासी जमातें हुकूमत करती रही हैं, 3-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने मुल्क के साथ किया क्या है?
आज मुल्क की शक्ल कैसी है, चाहे वो दोनों बड़ी जमातें हों जो रूल करती रही हैं, ठीक है। आप आपने डिलीवर नहीं किया, आप फेल हुए हो, ठीक है। 4 सूबे बना के आपने अपने अपने सूबे काबिज हो गए, उस पे काबू कर लिए, कब्जा कर लिए उन सूबों पे। एक जमात ने सिंध पे, एक जमात ने पंजाब पे। डिलीवर क्या किया आपने? 3 दफा आप प्राइम मिनिस्टर बने हो, रिजल्ट जीरो है। आज सिंध का हल देख ले, मैं सिंध की बात कर लेता हूँ। पंजाब में भी अगर अब डेवलपमेंट हो रही है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। सदर्न पंजाब का हल देख लें, केपीके का हल देख लें, बलूचिस्तान का हल देख लें। सियासी लीडरों ने मजाक बनाया हुआ है, सियासी लीडरों ने अपने फायदे के लिए ये सारे काम किए हुए हैं। अब एक्सपोज हो चुके हैं, पूरा मुल्क, अवाम जानती है, उनकी फेसेस को जानती है कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया, दे हैव फेल्ड। सिंध गवर्नमेंट, जब से भुट्टो साहब वाला मामला शुरू हुआ है, ये रूलिंग पार्टी है, ठीक है ना। इसने सिंध के साथ किया है। आप फेल हो गए हो। जब आप फेल हो गए हो और दुनिया में आप देखते हो कि जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं या दूसरी ममालिक हैं, उन्होंने जो सूबे बनाए हैं, वो अपने जो यूनिट्स बनाए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, उनको उनमें तरक्की हो रही है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। अब कराची में सारे ऑफिसेज हैं, लाड़काना से गरीब आदमी कैसे आएगा? उसको खाने की 2 रोटी के पैसे नहीं हैं, वो अपना मामला हल कराने कराची कैसे आएगा? कितने मुश्किल में है वो। मगर जो सियासी लीडर है, उसने अपनी जारादारी रखने के लिए ये सारे हरबे किए हुए हैं कि मरसू मरसू सिंध ना डेसू। अरे सिंध किसी के चचा का थोड़ी है, सिंध पाकिस्तान का है भाई। और अगर सिंध का ये हल करना है तो आपसे तो छीनना जाना चाहिए। आपने 15 सालों में, 17 सालों में सिंध का हल क्या किया है? आपने तबाह कर दिया है सिंध को। आपने अपनी मर्जी के जो 18 अमेंडमेंट में जिस नियत से हमने सपोर्ट किया था उसको, वो स्पिरिट तो नजर ही नहीं आ रही है। मैं माजरत के साथ, जिन 18 सालों की तबाही का आप जिक्र फरमा रहे हैं, उन 18 सालों में कुछ साल आपके भी वजीर हैं। मैं कुरान इसमें मुशर्रफ आयल अब मना कर रहा हूँ। मैं कब मना कर रहा हूँ? मेरी तो नीयत ये थी कि 18 अमेंडमेंट होनी चाहिए, उसमें पावर्स जो हैं वो सूबों से, वफाक से सूबों में आए, सूबों से नीचे लोकल गवर्नमेंट में जाए। वो आपने नहीं दिए, आपकी बदनीयती थी वो। और आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट भी रहे। मैं वही तो बता रहा हूँ, आपकी बदनीयती थी वो कि आपने इक्तदार जो है वो अपने पास तो ले लिया। आपने बड़ी आसानी से वो 58(2) जो प्रेसिडेंट के पास होता है, वो उसको भी, उससे भी जान छुड़ा ली कि आइंदा कोई ऐसा प्रेसिडेंट ही ना आए कि जो हुकूमत को फारिग कर सके। आपने तो अपना से साइड कर ली अपनी। आपका इक्तदार तो पूरा इन लेटर इन स्पिरिट सूबे पे है। आप बादशाह बन गए यहाँ। वो वहाँ पंजाब में बादशाह है, आप यहाँ बादशाह हो। मगर अवाम का हाल तो देखो, अवाम के साथ हो क्या रहा है। अवाम के पास ना पीने का पानी है, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना सड़कें हैं, ना सिक्योरिटी है। आपने किया है। अवाम आपको पसंद नहीं करते, मजबूरन है। जो मामला हो रहा है, जैसे वोट डल रहे हैं, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। अब इससे निकलना होगा, इन चीज़ों से निकलना होगा। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने होंगे, क्योंकि आप नाकाम हुए हो। आप जो कब्जा किया हुआ है आपने एक सूबे पे, ऐसे काम चलेगा नहीं। अब आपको मुख्तलिफ सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सिंध में भी बनाने होंगे, पंजाब में भी बनाने होंगे, केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी। ये आज वक्त की ज़रूरत है। मैं तो तारीफ़ करूँगा कि जिस तरह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जंग लड़ी है और जंग जीती है हिंदुस्तान से, और फ़ख्र से अपना सर बुलंद किया है। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप पॉलिटिक्स को देखें तो, कि आप अपने पॉलिटिकल लीडर अपने फ़ायदे के लिए सारी अमेंडमेंट्स कर लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा कब्ज़ा सूबे से हटे नहीं। मगर या तो आप काबिज़ होके डेवलप कर रहे होते, या तो लोगों के मसाइल हल हो रहे होते, तो मैं भी ये बातें नहीं बोल रहा होता। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ कब्ज़ा रखा है। पंजाब का कब्ज़ा हो या सिंध का कब्ज़ा हो, आपने कब्ज़े के अलावा, अपने फ़ायदे के अलावा अवाम को फ़ायदे नहीं पहुँचाए हैं। मैं तो अपना फील्ड मार्शल साहब से कहूँगा कि कराची के इश्यूज़, सिंध के इश्यूज़ को माइन्यूटली देखा जाए कि ये हो क्या रहा है। अरबों रुपए का करप्शन आज आपके सामने है। कल बिजनेस कम्युनिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 3,500 अरब मिलने चाहिए थे कराची को 15 सालों में, जो कि नहीं दिए गए।
तो ये कोई पूछे तो कौन पूछेगा कि 3,500 अरब रुपए गए कहाँ? कराची का हाल तो देखें, पानी टैंकरों में फिर रहा है, वो टैंकर जो कुचल भी रहे हैं लोगों को। नलों में पानी नहीं आ रहा, ना बिजली है। मैं कितनी दफा बोलूं, सड़कों का हाल देख लो, ना जॉब्स हैं। आप सारा जो आपकी एक्सपर्टीज हैं, जो आपका टैलेंट है, वो मुल्क छोड़ के जा चुका है बाहर। बिजनेस कम्युनिटी बाहर जा चुकी है, इन्वेस्टमेंट बाहर ले जा चुकी है। आप चाहते क्या हो इस शहर से? ये शहर डेवलप होगा तो मुल्क डेवलप होगा। आप इस शहर को, जो रग है, शहर रग, उसको तबाह कर रहे हो। ये तो दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ। मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से कहूंगा कि इस एरिया को देखा जाए कि ये ज्यादतियां क्यों हो रही हैं। आप कराची की पॉलिसी के लिए आप लाहौर का डीएचए देखें और कराची का डीएचए देखें। कराची के साथ ज्यादती कर रही है। वो कैसे? आप दोनों को कंपेयर कर लें। लाहौर का डीएचए इतना जबरदस्त मैंने देखा है, इतनी अच्छी सड़कें, लैंडस्केपिंग, लॉ एंड ऑर्डर। कराची का डीएचए देख लें, सड़कों का हाल देख लें। मतलब कहीं तो करें आप। इस शहर के साथ गिनती भी पूरी नहीं करते हैं। सेंसस गलत किया हुआ है आपने। 4 करोड़ से ऊपर की आबादी है, आप 1.5 करोड़ बताते हैं। मतलब कैसे पॉलिसीज बनेगी? हेल्थ पॉलिसी कैसे बनेगी? एजुकेशन पॉलिसी कैसे बनेगी जब आपके नंबर्स ही पूरे नहीं है? आप बजट कैसे बनाओगे? आपने क्या मजाक बनाया हुआ है कराची के साथ? ये दो बड़ी जमातें खेल रही हैं पूरे मुल्क के बड़े सूबों के साथ। ये पोर्ट सिटी है भाई, ये मजाक नहीं है। इसको सीरियस नोट पे लेना होगा। यहाँ के लोग तंग आए हुए हैं। कराची की पढ़ी लिखी लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, बिजनेस कम्युनिटी जा चुकी है। तो इसको अगर आपने बेहतर करना है तो बड़ों को सीरियस नोट पे बैठना होगा, सिर्फ सियासत के हवाले से नहीं। अब सियासत से ऊपर जा चुकी है बात। लोग तंग आए हुए हैं, लोग मर रहे हैं यहाँ। वसीम भाई, आपके जो शिकवे हैं, जो आपके गिले हैं, वो बड़े वैलिड हैं और यकीनन लोगों की दिलों की आवाज़ है। मगर वो शिकवा आप जिनसे कर रहे हैं, आप विफाक में उन्हीं के इत्तेहादी हैं। और रही बात हुकूमत सिंध की, तो उनके साथ भी आपकी वो जंगो यदल नजर नहीं आती जो माजी में आप लोगों का खासा हुआ करती। ऐसा जब आप इनसे लड़ते थे, एहतजाज करते थे, तो शहर के अंदर सन्नाटा हुआ करता था, लोग आपके पीछे हुआ करते थे। अब तो सिर्फ एक बयानबाजी की हद तक बात रह गई है। आपका सवाल पावर, वो इत्तेहाद और वो मौजू जब शहर में होता था तो हर जबान पे यही बात होती थी कि क्या मुकदमा लड़ा है। मगर आज एमक्यूएम से ज्यादा शायद दीगर जमातें उस पोजीशन में नजर आती हैं कि लोग उनके लिए ये सवाल एज अ सहाफ़ी, एज अ जर्नलिस्ट, आपका बेहतरीन वैलिड सवाल है। ठीक है, मैं इससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मगर मैं फिर बता रहा हूँ कि हमें इससे ऊपर आना होगा। ठीक है, आपने अपने ऊपर से जो चौधरी बने हुए हैं इस मुल्क में, अपने ऊपर से सारी जो तलवारें हैं वो हटा दी। चाहे वो 58(2)B हो, वो भी फारिग कर दी, फिर 18 अमेंडमेंट ले ली। आपको पता था कि मैं पाकिस्तान में मेरा वोट बैंक गिर रहा है, मैं एक सूबे में कन्फाइन हो जाऊं। आपने वो सारे हरबे किए एक सूबे में कन्फाइन होने के लिए, और कराची को एटीएम मशीन बनाया हुआ आपने। अरबों खरबों रुपए इस शहर से ले जाते हैं आप। 3,500 अरब रुपए नहीं मिले, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता रहा हूँ, मगर बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कराची की। ठीक है, जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल हम साथ रहे हैं। हमारे हमारे पास ऑप्शन क्या है? मैं क्या फिर चाइना के साथ किसी सियासी जमात से इलाक करूंगा? ओ भाई, मेरा इलाहाक तो पाकिस्तान की जमातों से ही होगा ना। मेरी तो कोशिश रहेगी कि मैं पीपल पार्टी से मिल जाऊं ताकि मसाइल हल हो जाएं। मेरी नीयत तो ये है, मैं नून से मिल जाऊं, मेरे मसाइल हल हो जाएं। मैं पीटीआई से मिल जाऊं, कराची के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। मगर पीटीआई का आदमी कभी रुका ही नहीं है कराची। मैं क्या करूं? मेरी गलती नहीं है। मैं तो आपसे तंग आकर ये बातें कर रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहा हूं मैं, कि आपने इतने एफर्ट्स किए पाकिस्तान की एक अच्छी पिक्चर देने के लिए पूरी दुनिया में। ठीक है ना, आपने जंग जीती। ओ भाई, जंगें कौम जीतती है। आपकी इकोनॉमी तबाह कर रही है पूरे मुल्क को, यहाँ के बासियों को। क्यों? आपने कराची के साथ कैसा सलूक रखा हुआ है। अब ये देखें तो आके, आप नजदीक से देखें। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस मैटर को, कराची इश्यूज को आप माइन्यूटली आके बैठ के देखें। यहाँ सिर्फ लॉलीपॉप्स हैं, सियासी चालबाजियां हैं, घुमाने वाली बात है।
अब 24 अरब रुपए आया हुआ एमकेएम लेके आई है, 24 अरब रुपए वफाक से लेके आई है कि कराची हैदराबाद की कुछ डेवलपमेंट हो जाए। सिंध गवर्नमेंट ने रोक दिया सब कुछ कि नहीं, मैं तो काम नहीं होने दूंगी। अरे आप अपना जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो तो वफाक से आ रहा है, वो तो एक्सेप्ट कर लेते हो वफाक के पैसे। ये कराची हैदराबाद में अगर डेवलपमेंट हो रही है तो क्यों नहीं होने दे रहे, क्यों रोका हुआ है इसको? ये क्या मजाक बनाया हुआ है आपने? इसको कोई तो देखेगा। मतलब ये औताक बनाई हुई है कराची आपने अपनी, कि जो मैं मेरे दिल में आए मैं कमरा जहां भी बना लूं। आपने अपनी मर्जी की डिलिमिटेशन की हुई है, हल्का बंदियां की हुई है इस शहर की, पूरे इंटीरियर सिंध की। ये मजाक नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं भाई, इससे लोग तंग आ गए हैं। अब आपकी परफॉर्मेंस नील है, जीरो माइनस में है। आपने 3-3 दफा इस मुल्क पे हुकूमतें की हैं, आपसे लोग तंग आए हुए हैं। आप जबरदस्ती बैठे हुए हो, कब्जा किया हुआ है आपने, आप फेल हुए हो। इसलिए इस मुल्क को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाहिए हर सूबे में, क्योंकि आप नाकाम हुए हो। अगर आप कामयाब होते तो मैं कभी ये बात नहीं करता कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए। अगर आप लोगों के मसाइल हल कर रहे होते तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने लोकल गवर्नमेंट का सत्यानाश करके रख दिया, हाथ पांव काट दिए। सिर्फ आपने 18 अमेंडमेंट को अपने लिए इस्तेमाल किया है, अवाम के लिए नहीं। वसीम भाई, लोगों का तो ये कहना है कि शिकवे, तकाजे और ताने हमें नहीं चाहिए। आपसे कई गुना छोटी और कई गुना नौआमूज और नौ पैदाइश शुदा ऐसी जमात भी इस मुल्क में मौजूद है जो आपसे कई साल बाद पैदा हुई, और उस जमात ने कुछ ही अरसे में अवामी मकबूलियत हासिल करके अपना वजीर आजम बनवा लिया। तो इस बात की क्या वजह है कि आप तो एक तलबा तंजीम से कौमी सियासत में धारे में दाखिल हुए, और वो वक्त भी आपने देखा कि चाहे सदर हो या वजीर आजम, वो आपके पिछले सियासी किबले पे जब तक हाजिर नहीं होता था वो वजीर आजम नहीं बनता था, वो सदर नहीं बनता था। मगर उस जमात ने अपने वजीर आजम बनवा लिया जिसके इस्तेकबाल के लिए आप भी जाके खड़े होते थे। तो इससे फिर हम क्या दोबारा ये समझ पाएं कि एमक्यूएम में वो सलाहियत नहीं है कि जो उसको मुल्की मंजरनामे पे ले आ सकती, जो मुल्की फैसले कर सकती, हमेशा की तरह वो एक बैसाखी बन के रहेगी? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो पास्ट है ना, इससे हम सबक सीख रहे हैं। रिसेंट पास्ट मैं उसी की बात कर रहा हूँ, हम गलतियों से भी सबक सीख रहे हैं। अब हमारे में 40 साल की गलतियां आप नहीं समझते कि आने वाली में क्या करें, 40 नस्लों के लिए एक बार वो तो हो चुका ना भाई, वो तो हो चुका। अब बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं ना, उस वक्त भी वही बात थी। अब चाह रहे हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हों। अगर हम पीछे लकीर पीटते रहेंगे तो आगे तो कुछ नहीं होना फिर। उसमें गलतियां सारी जमातों की हैं, मेरी भी हैं, हमारी भी बहुत गलतियां। ऐसा नहीं है हमसे मजबूत पार्टी नहीं थी, हमसे मजबूत इस मुल्क में पार्टी नहीं थी, समझ रहे हैं आप, जहां तक वोट बैंक का ताल्लुक है। मगर आज हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं कि और खां अवाम कर रहे हैं, भुगत अवाम रहे। मैं अवामी की तो बात कर रहा हूँ, अवामी तो भुगत रहा है। अब जो 8 आदमी जो मुख्तलिफ सूबों में लीडर बने हुए हैं वो अब एक्सपोज हो चुके हैं, सबको पता है कौन क्या है। वो शब्बर जैदी साहब की बात मुझे घड़ी घड़ी याद आती है कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। जितने सियासी लीडर हैं ना ये पाकिस्तान में, इनसे ये सवाल करें तुम्हारे अब्बा क्या करते थे, तुम्हारे फादर क्या करते थे, तो सब सामने आ जाएगा सब कुछ, कि ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पैसे अरबों खरबों में जो खेल रहा है ये कैसे खेल रहा है। ठीक है ना, सिर्फ अब्बा का पता कर लो, तुम्हारे अब्बा करता क्या था, पूछो, आप पॉडकास्ट करो, सबसे बुलाओ, उनको चैनल्स में बुलाओ कि तुम्हारे अब्बा करते क्या थे, ये इतना पैसा आया कहां से, सब सामने आ जाएगा। तो भाई ये जद्दोजहद हम लेके चले थे, आज भी उसी जद्दोजहद पे हैं एज फार एज एमकेएम इज कंसर्न। ठीक है, हमें मुख्तलिफ नशेब व फराज में डाला गया, उसमें से निकलते हुए आगे जा रहे हैं। हमने कितने ऑपरेशन झेले हैं, इन्हीं जमातों को झेले हैं और इन्हीं जमातों को सपोर्ट किया है। ऑपरेशन नून ने हमारे साथ किया, पीपल्स पार्टी ने किया, फिर भी हम उसके बाद भी इनको सपोर्ट करते रहे। पीटीआई पे सब इनके किया आपके साथ, फिर भी आपने उनका साथ छोड़ दिया इन मौके पे, वो इमरान को लाश करके। देखिए, हमें इस पे आप बाद में पछताते भी रहे। हमें जब एक दो बड़ी जमातें कहेंगी बैठ के ऑन सीरियस नोट कि ठीक है आपके मसाइल हल करते हैं, ये कराची के इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करते हैं, आप हमें हमारा साथ दें, ठीक है, वो एग्रीमेंट कागज पे किया गया। अब इसमें ब्लेम मुझ पे कैसे आ सकता है? आप कोर्ट उन्हें लड़ी जाए, उस कागज को लेकर जो कस्टोडियन थे उनको वो कोर्ट अदालत में पेश, कोर्ट में जो फैसले हुए में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए आज तक। कोर्ट को किधर हो रहे हो आप? 140A आर्टिकल जो कोर्ट का डिसीजन है वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रही सिंध गवर्नमेंट। आप क्या बात कर रहे हैं?
क्या आप नहीं समझते कि आज इस शहर के मकीनों का एक बड़ा मसला पानी का है? और एक नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और कम से कम इस वक्त तीसरी नस्ल जवान होने को है, जो कि नाम है K4 का। ये K4 का नाम हम नेमतुल्ला खान के दौर से सुन रहे हैं, फिर एक और मेयर आए जो भी आपकी जमात के थे उनके टाइम पे आए, फिर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए शहर कराची के अंदर और फिर आपकी गालबन मेयरशिप आ गई। आपने भी इस पे कुछ मीटिंग्स वगैरह की, लेकिन वो K4 क्या शैतान की आत है कि जो कि ख़त्म ही होने को नहीं आ रहा? उसका जो बुनियादी हजम था, जो उसकी रकम थी, आज वो कई 100 गुना बढ़ चुकी है, मगर इस शहर का पानी नहीं आ रहा। अफ़सोस होता है ये सारी चीज़ें सुन के, क्योंकि मुझे भी 40 साल हो गए हैं इस काम में। आई नो, मेरे पास लोकल गवर्नमेंट भी रही है, K4 लोकल गवर्नमेंट भी रही है मेरे पास, वो हाउसिंग टाउन प्लानिंग भी रही है, होम भी देखा है मैंने। अफ़सोस होता है, कराची में इतना पैसा है, इतना पैसा टैक्स की मद में आता है, ये लगता नहीं है यहाँ। ठीक है ना? आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बिज़नेस कम्युनिटी की देख लें, दागा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लें कि हाल क्या किया हुआ है कराची का। आप वफाक से पैसे मांग रहे हो K4 के लिए, अरे आपके पास तो अपना इतना पैसा है। आप ऑक्ट्रॉय का पैसा जो KMC का, वही इतना आ जाता है कि आप कराची को पेरिस बना सकते हो, मगर आप नहीं कर रहे। मुशर्रफ साहब का जब ज़माना था और हम भी गवर्नमेंट में थे, मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, उनसे एक मीटिंग में मैंने खुद कहा था कि आपको अल्लाह ने वक़्त दिया है, पावर दी है, कराची के जो बड़े कराची कह रहा हूँ, पाकिस्तान के जो बड़े इश्यूज़ हैं, जो सियासी जमातों ने पॉलिटिसाइज़ कर दिए हैं, उसके खेलते हैं वो लोग, उससे फ़ायदा उठाते हैं सियासी, उनको वंस फॉर ऑल ख़त्म करें, डैम्स बनाएँ, सूबे बनाएँ। कराची पाकिस्तान के लोग आपको दुआएँ देंगे, नहीं हो सका। वो भी पता नहीं किस मसलियत का शिकार हो गए। मैं तो आपके इस सवाल के तवज्जुह से फील्ड मार्शल साहब को कहूँगा कि जिस सलाहियत से, जिस तरीके से आपने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, इंडिया को डिफीट देके, जो प्लानिंग की होगी, आई डोंट नो क्या प्लानिंग की हुई, आप जानते हो। तो ये सोच, ये फ़िक्र, ये प्लानिंग इस तरफ भी लाएँ। सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, डैम्स बनने चाहिए। क्यों ना बने डैम्स? आप इन सियासतदानों के खामखाई के स्लोगन्स पे अगर प्रेशराइज़ हो जाएँगे, तो फिर तो इस मुल्क में कुछ नहीं होगा। वसीम भाई, राजग के साथ डैम की बात जब आप कर रहे हैं, तो इमरान खान के जब आप इत्तेहादी थे, उस जमाने में डैम के लिए खूब चंदा जमा हुआ, लोगों ने अपने बेगवात के जेवर, बच्चों के गुल्लक तो ऐसे दिए, वो का क्या हुआ? पैसों का कस्टोडियन। मेरे ख्याल में ये गलत हो रहा है ना। आपने जो सवाल किया, उसकी सारी जो वो थी, एक ज़ोर था, वो ख़राब कर दिया। मेरी ज़हन का जिक्र किया। देखिए, वो अलग बात है, मगर आज एक मौका है, आज एक मौका है कि एक बड़े-बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जो फ़लस्तीन का मुकदमा है, वो हल करने जा रहे हैं, कश्मीर के इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपने मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स, जो गलत पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिन्होंने 78 ईयर से इस मुल्क को कुछ नहीं दिया सिवाय लूटने के, उनकी जो पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं, उनमें प्रेशराइज़ हो ना हो। मुशर्रफ साहब को भी यही कहा था कि इनकी प्रेशर में ना आएँ, जो मुल्क की बेहतरी में डैम बनता है, बनाएँ, कंसेंसस पैदा करें। अब जब 26th अमेंडमेंट हो सकती है, तो 27th अमेंडमेंट भी हो सकती है भाई। ये जो शिक डली हुई है आइन के अंदर कि सूबे नहीं बन सकते, 2/3 मेजॉरिटी वाली शिक ख़त्म करें। आप जब 26 में चीज़ें ला सकते हैं, तो 27 में ला के इनको ख़त्म करें। डैम्स बनने चाहिए इस मुल्क में, मुल्क की बेहतरी के लिए सूबे बनने चाहिए। तो अल्लाह ने इनको मौका दिया है कि जिन्होंने जो आज पाकिस्तान का सर बुलंद कर रहे हैं, एज़ फार एज़ जो फ़लस्तीन का इशू है, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हेड ऑन लिया हुआ है हमने। कश्मीर के लिए लिया हुआ है, मुख्तलिफ इश्यूज़ को, अपने मुल्क के इश्यूज़ भी हैंडल कर लें ना। इसी तरह इनसे घबराएं नहीं, ये सियासी लीडर मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं इनको, ये कितने कमज़ोर हैं, ये कितने फ़ायदे की चीज़ें देखते हैं। तो इससे निकलें प्लीज़, इस अवाम के लिए कुछ कर लें। थैंक यू। वसीम भाई, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। लोगों के मसाइल यकीनी तौर पे हल होने चाहिए, मगर क्या आप नहीं समझते कि कराची और कराची के लोगों के मसाइल हल करने के लिए इस वक्त एक सियासी खला है? अगर हम अददी अक्सरियत की बात करें, जो कि सूबाई असम्बली के ऐवानों में मौजूद है,
तो वो एक अच्छा नंबर आपके पास भी है, दीगर जमातें भी हैं और जो सिंध में हुक्मरान जमात है उसके पास तो वो अक्सरियत है ही। मगर उसके बावजूद कराची का वोटर आज तलाश करता है किसी ऐसे शख्स की जो उसका मसला हल करा दे। आज वो ढूँढता है किसी ऐसे बंदे को जो उसके मसाइल उसकी दहलीज पे हल कर दे। माज़ी में ये सेहरा आपके सर हुआ करता था, मगर आज आप इससे महरूम नज़र आते हैं। मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूँ, मैं तो पार्लियामेंट की बात ही नहीं की है मैंने वोट की तो बात ही नहीं की है। मैं तो आपको क्लियरली इशारा दे रहा हूँ, जब 26th अमेंडमेंट हो सकती है इन्हीं वोटों के थ्रू, जो भी वोटें मौजूद हैं, ठीक है ना? तो 27 भी हो सकती है फिर, और 27th में ये शिक भी फारिग हो सकती है जो कि आपको पाबंद करती है कि सूबे जो बनेंगे वो 2/3 मेजॉरिटी के बनेंगे, ठीक है? तो ये मौका है कि हम उन लाइन्स पे जाएं, उन इश्यूज को देखें जो पूरे मुल्क को मुश्किल में डाले हुए हैं। अगर यूनिट्स बन जाएंगे तो अवाम का फायदा होगा, किसी की सियासत नहीं चमकेगी। हम नहीं बनाने पे किसी उन जमातों की सियासत को चमका रहे हैं जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, जो फेल हुई हैं, जो नाकाम सियासी जमातें हैं, जिन्होंने आज तक इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय अपने काम के, ठीक है ना? वरना ये मुल्क का हाल नहीं होता। उनको रोकें। वो रोक रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने से, वो रोक रहे हैं डैम बनने से। उनका पर्सनल फायदा है ये। उनके फायदे को छोड़ें, जिस तरह से आपने उन कोने में बिठाया है, इसी तरह आप ये इश्यूज रिजॉल्व करें। वसीम भाई, सियासी तज्जियाकार कहते हैं, अहले नज़र कहते हैं, अहले इल्म कहते हैं कि सर सैयद कॉलेज की एक तालबा जो कि नाज़िमाबाद सिग्नल पे एक बस के नीचे आके हलाक हो गई थी, उसके बाद एमक्यूएम ने उस इशू को उठाया और एमक्यूएम उससे अरूज बाम तक पहुंची। मगर अब जबकि शहर के अंदर हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई शख्स मोटरसाइकिल सवार अपने बीवी बच्चों के साथ ट्रक के नीचे आके कुचल जाता है, इस बेरहमी से उसके बावजूद एमक्यूएम का वो स्टांस, वो एहतजाज, वो शोर, वो शराबा क्यों नजर नहीं आता कि जिससे इस लोग की उम्मीद करते थे कि वो बात एमक्यूएम में करें। हिस्ट्री हो चुका है वो सब कुछ। आप उस बात को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उस बात को रहने दें, उससे वो कुछ नहीं बनना। अगर वोटों से कुछ बन रहा होता तो ये जितनी सियासी जमातें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ये डिलीवर करते। रिजल्ट तो देख लें ना, रिजल्ट क्या है? आपको मैंने इशारे तो दिए, सेंसस नहीं हो रहा ना। सेंसस जो 4.5 करोड़ की आबादी है उसको 1.5 करोड़ बताया जा रहा है। और फिर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी, और फिर जो इलेक्शन जिस तरह से होते हैं, वो सब तो पता है सबको। मैं तो इससे निकल के बाहर बात कर रहा हूँ आपसे कि मेरे मुल्क के, मेरे शहर के मसाइल हल कर दें। 2 पोर्ट लगे हुए इस सिटी पे, ये मसले हल कर दें। मुझे वो नहीं है कि जो एमक्यूएम बनी थी उसने क्या किया क्या नहीं किया। हमने 40 साल लगाए हैं ना, रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं, जीरो। हमने सिर्फ एक मिथ तोड़ी इस पार्टी ने कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को नेशनल असेंबली में लेके गए। इस पार्टी ने प्रोविंशियल असेंबली में लेके गए, सेनेट में लेके गए। वो इजारादारी तोड़ी वडेरों की, चौधरियों की, वो मौरूसी सियासत खत्म की। मगर हमारा हशर क्या हुआ, ये तो देखें। इस जमात की अच्छी चीजों को अगर एसेट बना लेते तो पूरे मुल्क का ये हाल नहीं होता। वसीम भाई, जिन चौधरियों, जिन वडेरों, जिन दागीदारों, जिन मलिकों और जिन खानों के खिलाफ आपने एहतजाज करके उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर गई बात आप की आयत ली, आज उन्हीं के आप हिस्सेदार बन जाते हैं, उन्हीं के आप साझेदार बन जाते हैं, किसी ना किसी सूरत में उनके इत्तेहादी आप होते हैं। हम तो याद करते हैं उस जमात को कि जो 1 रुपए पेट्रोल बढ़ने पे शहर के अंदर लोगों को लेके खड़ी हो जाती थी, जो कि 1 पत्थर होने पे लोगों के साथ हम कलाम होती थी। आज वो चीजें हम आपके अंदर नहीं देख पा रहे। कहीं और लीडर उभर के सामने आ गए। हाफिज नईम एक बड़ा नाम था जिसने शहर में एक स्टेक बना लिया, लोग उस पे निगाह टिकाने लगे, लेकिन उसके बावजूद अभी भी शहर कराची का बासी, शहरी इलाकों का बासी आपको अपना निजात दहिंदा, अपना दर्दमांदा समझता है। तो क्या आप पे फर्ज नहीं बनता कि उसकी इस उम्मीदों पे आप पूरा उतरें? भाई दोबारा से वही केस पर लड़ रहे हैं। वही केस तो लड़ रहा हूँ आपके सामने, वही केस तो लड़ रहा हूँ। पहले पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ा,
वोट डाल के भी लड़ा, वोट हटा के भी लड़ा, नहीं हल हो रहा, बड़ी जमातें नहीं करना चाहती। जब ही तो उन लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने जंग जीती, जिन्होंने 26वीं अमेंडमेंट लेके आए, वो 27वीं भी लेके आए, डैम्स बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए। इस मुल्क की ज़रूरत है, इस अवाम की ज़रूरत है, वरना जितना जी टैलेंट है ना वो फारिग हो जाएगा इस मुल्क से। बिजनेस कम्युनिटी बाहर जा चुकी है, मजीद जो रहेगी वो भी चली जाएगी। इससे पहले कि ये चीज़ें हों, आप ये वाले काम कर लें ताकि मुल्क बेहतर हो जाए। बहुत खूब। मोहतरम जनाब वसीम अख्तर साहब ने आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जिन ख्यालात का इजहार किया, वो यकीनन एक सियासी वर्कर की सोच है और सियासी कारकुन होने के नाते वो इस मुल्क के लिए फ़िक्रमंद भी हैं। हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट के मुतालिक अपनी राय से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल podcast@5 पे हमें मुतला करें। हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहरबान जनाब वसीम अख्तर साहब के भी बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे इस सवालों के सेशन के दौरान हमारे साथ रहे, और हम इस दरख्वास्त के साथ इस प्रोग्राम को आइंदा लोग पर भी जाना चाहेंगे कि पाकिस्तान की खातिर जुड़े रहें, पाकिस्तान की खातिर इकट्ठा रहें और पाकिस्तान की खातिर सब कुछ वो कर जाएं जो इस मुल्क को दोबारा से अजीम तर बना सके। अपना और पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।